हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया, उसके पश्चात प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। जब पहले गोलमेज सम्मेलन में किसी कांग्रेसी या कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि जब भाग नहीं लिया तो वो असफल हो गया और भारत में गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड इरविन पर यह दबाव दिया गया कि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा जाए। गांधी जी जेल में थे, गांधी जी को रिहा किया गया। उसके बाद में गांधी जी से समझौता किया गया, गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस सहमत हो गई। गांधी इरविन समझौता जो हुआ, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कराची के अधिवेशन में उसकी मान्यता प्राप्त हो गई और कांग्रेस दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि केवल कांग्रेस के भाग ना लेने से सम्मेलन कैसे असफल हो गया? क्या कांग्रेस ही भारत थी या केवल गांधी? यहां विचार करने की बात है। कहा जाता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और असफल हुआ तो कुछ इतिहासकारों का कहना था कि बिना राम के बारात निकली है, बिना दूल्हे का बारात निकला है, उसे किस तरह से बिना राम के रामायण का भाव की तरह रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। असफल तो होना ही था। तो राम कौन था? वो गांधी जी थे, वो कांग्रेस था, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इन सभी में गांधी जी के नेतृत्व ने एक ऐसी छवि पेश किया था भारत में कि हर भारतीय गांधी जी की तरफ देख रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो हिंसा भी नहीं चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोलता है, मार्ग में विचलित नहीं होता है, आधा कपड़ा पहनता है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, मार खा सकता है परंतु मारेगा नहीं, कुछ तो बात है जो जीते जी भगवान बन गया। ऐसी क्या बात थी? तो पूरा देश कांग्रेस के पीछे खड़ा था, पूरा देश महात्मा गांधी के पीछे खड़ा था। अब कहने को तो ऐसा भी लोग कह सकते हैं कि अगर पूरा देश खड़ा था तो अम्बेडकर कहाँ से थे, मुस्लिम लीग क्या था? देखिए, अपवाद अलग अलग होते हैं। हर घर में 10 व्यक्ति होते हैं तो एक आध विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन क्या उस विद्रोही प्रवृत्ति की वजह से जो मालिकाना हक होता है, घर चलाने का, परिवार चलाने की जो गतिविधियां होती हैं, वो हेड ऑफ द हाउस के पास होता है, घर का मुखिया जो होता है उसके पास होता है। अब यहाँ पे गांधी जी को मुखिया तो नहीं बनाया गया था, लेकिन जनता ने उन्हें अपना नेतृत्व जरूर दिया था। गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो गांधी जी ने उसमें अपनी सारी बातें मेंशन कर दिया था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए
और कई अन्य प्रावधान उन्होंने किया था जिसे इरविन मान लिए थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इरविन एक धूर्त और मक्कार था जो गांधी जी के साथ, भारत के साथ, कांग्रेस के साथ छल कर रहा था। इधर गांधी जी से समझौता होता है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हैं और उधर इरविन को गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया जाता है और लॉर्ड वेलिंगटन को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्यों? अब यहाँ पे ऐसा बोलेगा कि समझौता मैंने नहीं, इरविन ने किया था, हम नहीं मानने वाले, उस समझौते को हम इग्नोर करते हैं, क्या कर लोगे? इसीलिए गांधी जी भी समझदार थे, वो ये जानते थे कि तुम जो चाल चलने वाले हो उस चाल को मैं पहले से समझ चुका हूँ और वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। अब गांधी जी चल दिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर में शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। अक्टूबर नवंबर जो 2 माह बहुत बेहतर तरीके से सम्मेलन का आयोजन हुआ, वह अचानक से कैसे, किस बिंदु पर असफल घोषित किया गया। अन्य तबके के, जो निम्न तबके के लोग थे, उनकी नुमाइंदगी करने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मुझे भी पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। इलेक्टोरल को प्राप्त करने के लिए जो इनकी व्यवस्था थी, इनको लगता था कि मुस्लिम लीग ने अपना तो हक पा लिया और मुस्लिम लीग या अन्य जो क्षेत्रीय संगठन थे वो चाहते थे कि यदि मुस्लिम लीग की भांति अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मिल जाता है तो सिखों को मिलेगा, ईसाइयों को मिलेगा और फिर हिंदू नहीं रह जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा, टुकड़े टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान को विभाजित नहीं होने दूंगा। और रही बात पृथक निर्वाचक मंडल की, तो यह मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, जहां पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, कोई गांधी जी को कहता है अधनंगा फकीर, कोई कहता है भिखमंगे। जो लोग, विंस्टन चर्चिल एक नाम थे, उन्होंने कहा सरकार की आलोचना करते हुए, दक्षिणपंथी थे, उन्होंने कहा सरकार कितनी मूर्ख है, हम जो हमारे गुलाम हैं आज उस फकीरों के साथ, भिखमंगों के साथ बराबर का दर्जा देकर उनसे बात कर रही है, ये शर्मनाक है। कौन कह रहा? ये विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं। वही एक ब्रिटिशर्स कहता है कि अधनंगे फकीर को सेंट पॉल पैलेस के, सेंट जॉन्स पॉल पैलेस जो है जहाँ पर सम्मेलन हो रहा था, उस पैलेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उस अर्ध नंग फकीर को देख करके एक दृश्य भावुक कर रहा था, एक दृश्य विद्यमान था, वो दृश्य देखने लायक था। वो अर्धनंगा फकीर कौन है? वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। वो लंदन गए तो सूट बूट में नहीं गए, वो वही आधी धोती पहन करके गए थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश है और जिस प्रतिनिधित्व को मैं यहाँ करता हूँ उसे वहाँ दिखना भी चाहिए। यदि तुम किसी आधार को पाना चाहते हो, अस्तित्व नहीं मिटना चाहिए। यदि अस्तित्व मिट गया, आपकी भूमि मिट गई, आपका वजूद मिट गया, आप मिट जाओगे। आपका परिवेश जो है, आपका पहनावा जो है, सर्वजन हिताय के रूप में देखा जाता है। महात्मा गांधी का वो आधा कपड़ा था,
आधा लुंगी था, जिसे वो कहते थे कि एक अर्धनंग फकीर अगर सेंट पॉल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो दृश्य विद्यमान है, देखने लायक था, तो वो अचंभित थे कि ऐसा कौन है। लाखों लोग वहाँ पे मौजूद थे मात्र गांधी जी को देखने के लिए, कि ऐसा कौन है गांधी, गांधी गांधी कौन है गांधी, जो गांधी के नाम से इतना डर है। लोग देखे कि एक हाड़ मास का व्यक्ति, शरीर में साबित मांस भी नहीं है, और आधी धोती पहन करके लाठी ले करके चल रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ये कौन है। तो वो गांधी जी थे। जब उन्होंने इरविन से समझौता किया, तब कराची अधिवेशन में युवाओं ने विरोध किया। वो जाने लगे जब लंदन के लिए, तब मजदूर वर्ग ने विरोध किया। युवाओं ने इन्हें काले झंडे दिखाए। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इन्होंने बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। साथियों, यहाँ पर हो सकता है अपनी अपनी समझ है। वैसे तो इतिहास के बारे में कहा गया है, वर्तमान का बीता हुआ कल भविष्य का निर्माण करता है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। ये परिभाषा हमारी खुद की बनाई हुई है। परंतु अगर मात्र सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को बचा लेने से क्या हिंदुस्तान इतना आसानी से आज़ाद हो जाता? क्या हर युवा खड़ा हो जाता? या हर युवा के अंदर वो डर होता कि गांधी जी इनको तो बचा लिए, हमको कौन बचाएगा? लेकिन जब वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और बोले कि दिल से निकलेगी ये वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। जब हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए तो युवाओं में जोश आया। ये क्विट इंडिया मूवमेंट हवा में नहीं आया था। 1942 का आंदोलन यूं ही नहीं हुआ था, उस सभी के बलिदान का प्रभाव था। और वही गांधी जी सत्य अहिंसा की बात करते थे। इन्होंने कहा डू और डाई, यू कैन डू इट। उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, या तो आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ या आज़ाद करा लो। ये क्या था? ये संदेश था, मरने और मारने की बात थी, आर पार की लड़ाई थी। ये कौन कर रहा था? ये महात्मा गांधी जी कर रहे थे। साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से शुरू हुआ। 7 सितंबर से शुरू हुआ 1931 से, और 1 दिसंबर 1931 तक चला। स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। सेंट जेम्स पैलेस लंदन था। उस समय भारत सचिव थे सैमुअल हाक। सैमुअल हाक ये दक्षिणपंथी थे, मतलब भारत विरोधी थे। भारत में वायसराय थे वेलिंगटन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे ही इरविन से गांधी का समझौता हुआ, गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए, तुरंत इरविन को बुला लिया गया और लॉर्ड वेलिंगटन को यहाँ का वायसराय बना दिया गया। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजो मैकडोनाल्ड। रैमजो मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो आपको ये बात याद रखनी है, स्थान जो है सेंट जेम्स पैलेस लंदन है, भारत सचिव सैमुअल हाक हैं, भारत में वायसराय वेलिंगटन हैं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड हैं। भारत से रवाना होते समय मजदूर वर्ग ने गांधी जी का विरोध किया था और काले झंडे दिखाए थे। गांधी जी जब यहाँ से गए थे, पूछा जाता है किस जहाज़ से गए थे, तो गांधी जी यस राजपुताना नामक जहाज़ से लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। यस राजपुताना नामक जहाज़ से। और एकमात्र कांग्रेसी प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय साहब और एनी बेसेंट, ये सरकार के प्रतिनिधि के नामांकित तौर पर गई थी, परंतु खुद के खर्चे पर गई थी। ये दोनों लोग, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये अपने पैसे से उसमें भाग ली थी सम्मेलन में। विंस्टन चर्चिल जो है
इन्होंने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा और सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देशद्रोही फकीर को बराबर का हक दे करके बराबर के दर्जे पर बैठाना कितनी शर्म की बात है। जो हमारे गुलाम हैं आज हमारे साथ बराबर बैठ के बात करेंगे, ये शोभा नहीं देता। ये कौन कह रहा था? ये ही बैठा है, बेवकूफ़ है बेशचर्ची। इनको पता नहीं है कि गांधी जी भगवान है, जिंदा जिंदा। इनको भी पूछना चाहिए। आप पूछ रहे हैं, वहाँ के लोग भी गांधी जी को उस समय नहीं मान रहे थे। फ्रैंक मॉरिस एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया था। फ्रैंक मॉरिस जो हैं ये अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहते तो मजाक नहीं उड़ाए थे। इन्होंने कहा था कि एक अर्धनग्न फकीर का मतलब होता है साधु। एक अर्धनग्न फकीर जब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसकी भव्यता, उसके दृश्य को देखने लायक था। वो तारीफ कर रहा था। फ्रैंक मॉरिस इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा। भीमराव अंबेडकर साहब ने पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। परंतु कई ऐसे क्षेत्रीय दल थे जो इसका समर्थन कर रहे थे। गांधी जी ने कहा मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, और इतनी मात्र बात से यह सम्मेलन असफल हो गया और 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बात आता है कि गांधी जी किस जहाज़ से गए थे। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। किस जहाज़ से आए थे ये अभी नहीं पूछा गया है। तो एक इटली का पोत है बेंस्टियाना, इटली का पोत है बेंस्टियाना, इससे गांधी जी वापस भारत आए थे। और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। गांधी जी इटली की एक पोत है बेंस्टियाना से भारत वापस आए थे। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी मुंबई पहुंचे थे और वहीं पर इन्होंने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैंने झुकने नहीं दिया है। इन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने देश ससम्मान लौटा हूं, लेकिन एक गर्व है कि मुझे खाली हाथ जरूर लौटना पड़ा है, लेकिन जो सम्मान मुझे मिला था, जो झंडा मुझे दिया गया था, वो मैं देश का झंडा झुकने नहीं दिया हूं। अब गांधी जी ने जब कहा कि हमें जो झंडा प्राप्त हुआ था उसे मैंने झुकने नहीं दिया। साथियों, जो क्रम पूछा जाता है, कोई घटनाक्रम कौन सी घटनाएं पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार करके वीरगति को प्राप्त किए थे 27 फरवरी 1931 को। उसके बाद में कराची में देखिए नंबर 1 पर चंद्रशेखर आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुआ 27 फरवरी 1931 को। इन घटनाओं को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्रम पूछ लेता है। उसके बाद नंबर 2 पर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। नंबर 3 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में, ध्यान रहे, केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नंबर 4 पर कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था और इसी में गांधी इरविन समझौते को मान्यता दिया गया था। और नंबर 5 पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ये क्रम आपको घटनाओं का याद रखना जरूरी है। जब गांधी जी
लौट आए तो गांधी जी ने जब अपने भारतीयों को संबोधित किया, उसके पश्चात यहाँ के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा। गांधी जी ने संदेश भिजवाया, हम मिलना चाहते हैं, लेकिन जब गवर्नर ने मिलने से इनकार कर दिया, तब जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, इन सभी लोगों ने गांधी जी से अनुरोध किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाए। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया गया तो वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने इसे क्रूरतापूर्वक दबाने की कोशिश की, संपत्ति जब्त कर लिया। गांधी जी, नेहरू, गफ्फार खान साहब, अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को यरवदा जेल में डाला गया और बहुत ही प्रताड़नाएं दी गईं। खैर, गांधी जी के साथ बदतमीजी नहीं करते थे, जानते थे पूरा देश खड़ा हो जाएगा, लेकिन इनको कैद कर लेना ही बहुत बड़ा प्रताड़ना था, समझ लीजिए। गांधी जी जब जेल में चले गए और ये आंदोलन चरम पे पहुंचने लगा, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री चाल चल गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंदू भी थे। हिंदू के अंतर्गत जितने भी समुदाय आते हैं, चाहे वो दलित भाई बहन हो, चाहे कोई अन्य हो, सभी लोग मिल करके आंदोलन में साथ दे रहे थे। सिख भी साथ दे रहे थे, मुस्लिम भी साथ दे रहे थे, महिलाएं भी साथ दे रही थी। वही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चाल चल दिया कि यदि अगर हम इसे रोकना चाहते हैं और तितर बितर करना चाहते हैं तो सबके लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था कर दिया जाए। अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी को छोड़ के बाकी सबको तोड़ दिया, तो हिंदुस्तानी बचा कौन? जैसे सिख के लिए अलग पृथक निर्वाचन की बात कही गई, ईसाई के लिए अलग कही गई, दलितों को हिंदुओं से अलग करके अलग पृथक निर्वाचन की बात कही गई, मुसलमानों को अलग कहा गया, महिलाओं के लिए अलग किया गया। तो बचा क्या? केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या करते? एकदम भारत को तोड़ने की पूरी प्रवृत्ति द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचाट के रूप में शामिल किया गया। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट को घोषित किया गया और ये हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन के रूप में साबित हुआ। लेकिन महात्मा गांधी जी किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर हमारे घर का लड़का है, हम उससे बातचीत करेंगे। दलित हमारे भाई बहन हैं, वो हिंदुओं से कैसे अलग हो सकते हैं? हमारा देश कैसे विभाजित हो सकता है? और गांधी जी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, कुछ अन्य नेताओं को लगा कि अब गांधी जी नहीं रह जाएंगे, तो अंबेडकर को भी डर लगा। गांधी गांधी नहीं थे, गांधी एक तस्वीर नहीं थे, गांधी मात्र एक हाड़ मांस का शरीर नहीं था, गांधी एक अब विचारधारा बन चुका था। गांधी जीता जागता एक देवत्व को प्राप्त कर चुके थे। उनको देखने के लिए जनता व्याकुल हो जाती थी। तो भीमराव अंबेडकर भी इसे अछूते नहीं थे, डर तो उनके अंदर भी था। अब वो गांधी जी के पास गए, कुछ नेताओं के मध्यस्थता से, जैसे मदन मोहन मालवीय साहब, अन्य लोगों का इसमें मध्यस्थता था, और फिर पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। पूना पैक्ट हुआ जिसमें गांधी जी, अंबेडकर साहब का समझौता हुआ। तब उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी रोका गया, पृथक निर्वाचन मंडल को मानने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया, और यहाँ पर मुस्लिम लीग अग्रेसिव होना प्रारंभ कर दी। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 जनवरी 1932 को शुरू हुआ और 7 अप्रैल 1934 तक चला।
ये घटनाओं का क्रम है जिसे आप लोगों को याद रखना है। गांधी जी वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहते थे, परंतु वेलिंगटन ने मिलने से मना कर दिया और फिर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी को, नेहरू जी को, गफ्फार खान आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को यरवदा जेल में डाला गया। आंदोलन की चरमावस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पांचाट अधिनिर्णय की घोषणा कर दिया। ये बहुत ही चालाक किस्म के थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इनको लगा कि अगर हम ऐसे दमन करते रहेंगे तो हमारे खिलाफ और दिक्कतें आएंगी, अतः उन्होंने सांप्रदायिक पांचाट घोषित कर दिया। अब ये सांप्रदायिक पांचाट है क्या? 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया। दलित, मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, महिलाओं सबके लिए पृथक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दिया और सबको कहा सबके लिए आरक्षण स्थानित कर दिया। मतलब टुकड़े टुकड़े भारत को करने की पूरी योजना बना लिए थे लोग। कितने मक्कार थे लोग, धूर्त थे। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में, यरवड़ा भी है और यरवदा भी लिखा जाता है, जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस पर देखते हुए टैगोर जी ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता को स्थापित करने के लिए, अहिंसक रूप से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी के इस बलिदान के आगे मैं नतमस्तक हो गया हूँ। मैं विनम्रपूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसा देवत्व तो मैंने नहीं देखा। जबकि टैगोर साहब ही गांधी जी को महात्मा बोले थे चंपारण के समय में 1917 में। टैगोर साहब गांधी जी से बड़े भी थे, लेकिन इनके जो त्याग था इसके आगे नतमस्तक थे। जब अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक पांचाट को जारी कर दिया तो उन्हें लगा कि अब वो अपनी बाजी जीत चुके हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने जब आमरण अनशन प्रारंभ किया तो उन्होंने केवल इतना मात्र कहा कि मेरे मरने के बाद ही भारत में विभाजन होगा। मेरे मरने के बाद ही किसी भी संप्रदाय को अलग अलग सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन प्राप्त होगा। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि गांधी जी के इस त्याग को, जो भारतीय एकता और भारत की आज़ादी के लिए दिया जा रहा है, इसे सर्वथा याद किया जाएगा और हम इसके आगे नतमस्तक हैं। अब भीमराव अंबेडकर के पास दो बिंदु थे। क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाना चाहते थे, मुस्लिम लीग के साथ जाना चाहते थे, या अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहना चाहते थे, या फिर भारत के आज़ादी की लड़ाई में साथ खड़े होना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्धिमान थे। वो जानते थे कि दलितों को अलग थलग करना सही नहीं होगा। महात्मा गांधी जी से बातचीत करके उनके लिए सीटें आरक्षित करवाई जाएं, उनके लिए व्यवस्था किया जाए, लेकिन उनको अलग करना ये सही निर्णय नहीं होगा। मदन मोहन मालवीय साहब, श्री राजगोपालाचारी साहब, इन लोगों ने मिल करके जब गांधी और अंबेडकर साहब का समझौता करवाया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ, जिसमें दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर साहब और एक दो किताबों में लिखा है कि हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय साहब ने हस्ताक्षर किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यदि पीटी के एग्ज़ाम में ऐसी बातें आती हैं कि दलितों के तरफ से भीमराव अंबेडकर ने, तो हिंदुओं के तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था, तो उस समय मदन मोहन मालवीय मार जरूर दीजिएगा। लेकिन यदि मेंस में आता है तो कहिएगा
कि हिंदुओं में जहां दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भीमराव अंबेडकर साहब ने हस्ताक्षर किया था, वहीं गांधी जी के समर्थन में गांधी जी के तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऐसा करने से, ऐसा कहने से इसमें हिंदू में विभाजन नज़र नहीं आएगा। किताबों में कुछ लिखा था, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि ये सही नहीं है, क्योंकि दलित भी तो हिंदू हैं। अगर हिंदू का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय कर रहे थे तो अंबेडकर किसका कर रहे थे? अंबेडकर ने हिंदुओं में एक वर्ग है दलित वर्ग। दलित का मतलब होता है शोषित, जहाँ किसी जाति से मतलब नहीं है, जिसका शोषण हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। उनके प्रतिनिधि के रूप में वो शामिल थे। लेकिन हिंदुओं का वो कि दलितों का ये कि इसका मतलब साफ साफ बताया जा रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो मेरे व्यक्तिगत विचार में ये है कि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं। अगर ऐसे प्रश्न पीटी में आते हैं तो जो कि पीटी में आपको आपका विचार तो मांगा नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आप मदन मोहन मालवीय जरूर मार दीजिएगा। लेकिन यदि मेंस में लिखने को आता है तो आप ऐसे तथ्यों का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे साफ जल के कि हिंदू का मतलब उसमें सब शामिल हैं। जिस तरह से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे जितने लोग शामिल हैं, सिख, जैन, बौद्ध, दलित, सब हिंदू में शामिल हैं, तो वो हिंदू आज भी शामिल माने जाएंगे। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ। इसमें मदन मोहन मालवीय साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, सी राजगोपालाचारी साहब, पुरुषोत्तम दास साहब, इन लोगों के प्रयत्नों से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य बातचीत करवाए और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के तरफ से भीमराव अंबेडकर साहब और वहीं गांधी जी के तरफ से मालवीय साहब ने हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर मैंने हिंदुओं की तरफ से हटा दिया है, गांधी जी की तरफ से लिख दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया कि हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि हिंदू हमारे दलित भाई भी हैं और हिंदू सबको इसमें है। इसलिए गांधी जी के तरफ से मदन मोहन मालवीय साहब ने हस्ताक्षर किया था, ये सही है। प्रांतीय काउंसिल में 71 से बढ़ा करके 148 सीट कर दिया गया दलितों के लिए रिजर्वेशन, और वहीं केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि कर दी गई। पूना पैक्ट से अंग्रेजों का कम्युनल अवार्ड उद्देश्य ध्वस्त हो गया। अब साथियों, यहाँ पर जैसे ही गांधी जी का और अंबेडकर साहब का समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, उसी समय अंग्रेजों का सर नीचा हो गया। ये 3 बार हारे। कैसे हारे? एक बार जब नेहरू के नेतृत्व में संविधान बना था, लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था कि यदि भारतीय इतने बुद्धिमान हैं तो अपना संविधान बना के दिखाएं। मोतीलाल नेहरू साहब ने चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू पैक्ट के नाम से जाना गया, नेहरू समझौते के नाम से जाना गया, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, एक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। दूसरी बार जब गांधी जी को पहली बार बुलाया गया, वो पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भागीदार नहीं बने, वो असफल हो गया। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे कि किसी के एक के मात्र ना आने से गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस तरह से ध्वस्त हो गया है। तब शर्मिंदगी महसूस हुई और गांधी जी को बुलाया गया। दूसरे में जब गांधी जी गए भी तो वहाँ नतमस्तक नहीं हुए, एक अधनंगा फकीर की भांति गए और समझौता करने से इनकार कर दिया। कहा, मैं किसी भी कीमत पर भारत को अलग अलग भागों में टूटने नहीं दूंगा। वहाँ नतमस्तक हुए। उसके बाद जब वहाँ भी नहीं जीते तब उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया, जिसके आधार पर यहाँ पर गांधी जी ने पूना पैक्ट के रूप में सामने आया और उसको देख करके अंग्रेज़ों के अंदर फिर शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर बुलाया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब बुलाया तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से प्रारंभ हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक चलता रहा। स्थान लंदन में था। कुल 46 सदस्य भाग लिए और वहीं
इससे भारत शासन अधिनियम 1935 का अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर साहब और तेज बहादुर सप्रू ये भारत के दो ऐसे लोग थे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ध्यान रहे, कांग्रेस ने न तो प्रथम में लिया भाग, न तीसरे में लिया भाग, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।